हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका खान ग्लोबल स्टडीज के ऑफिशियल ऐप पर। मैं आपका जीएस मेंटर ज्ञान प्रकाश झा आपके सामने हाजिर हूं पॉलिटी की अगली क्लास से लेकर। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, और यू कैन से हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ये टॉपिक है ना, इसको दो तरह से मिलेगा आपको, कहीं कहीं पर लिखा मिलेगा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, या भारतीय संविधान का इतिहास, या फिर इसी को बोलते हैं भारत का संवैधानिक विकास और कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। इसे स्टार्ट करेंगे, लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले हम लोगों को देखना है भारत के संविधान के एकात्मक गुण कौन कौन से हैं। इन लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस्ड व्हाट इज फेडरल फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा था कि भारतीय संविधान के संघात्मक गुण कौन कौन से हैं हम लोग, लेकिन पहले देखेंगे आज कि भारतीय संविधान के यूनिटरी गुण कौन कौन से हैं। व्हाट आर यूनिटरी फीचर्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, पहले हम लोग इसे देखेंगे, देन वी विल स्टार्ट कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। एंड लास्ट में हम लोग 5 सवाल भी देखेंगे, जो कि कुछ सवाल आपके पीवाईक्यूज होंगे, जिसमें कि आपके 1-2 सवाल आपके एक्सपेक्टेड होंगे। ओके, लास्ट में हम लोग 5 क्वेश्चन भी देखेंगे, जो कि यूपीएससी में पूछे गए क्वेश्चन होंगे। यहां पर हम लोग यूपीएससी के किस, जैसे यूपीएससी का ना एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ, खास करके मैं यहां पर सीडीएस, सीएपीएफ और जो सिविल सर्विसेज के क्वेश्चन है वो मैं आपको यहां पर कराऊंगा। ठीक है, अभी आते हैं इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट इन राज्यसभा, इसका क्या मतलब होता है अभी आपको समझ में आएगा। हम लोग बात करते हैं यूनिटरी फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यूनिटरी फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यूनिटरी फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और यू कैन से भारतीय संविधान के एकात्मक गुण। हिंदी में लिख सकते हो भारतीय संविधान के एकात्मक गुण, भारतीय संविधान के एकात्मक गुण। तो फर्स्ट, सिंगल सिटीजनशिप। भारत में कैसी नागरिकता है? एकल नागरिकता है। ओके, एकल नागरिकता, ये किसका गुण है? सिंगल सिटीजनशिप फीचर किसका है सर? सिंगल सिटीजनशिप इज फीचर ऑफ यूनिटरी सिस्टम। इट मींस हमारे देश के अंदर जो एकल नागरिकता है, ये भी कैसा सिस्टम का यूनिटरी फीचर है हमारे संविधान का। दूसरा, हमारे देश में सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, एक ही संविधान है, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है। क्या राज्यों का अपना अलग संविधान है? क्या नहीं, एकल संविधान। तो ये क्या है? ये आपका एक यूनिटरी फीचर है। इसके बाद याद रखिएगा नेक्स्ट, इंटीग्रेटेड जुडिशियरी। इंटीग्रेटेड जुडिशियरी यानी कि एकीकृत न्यायपालिका, पूरे देश के लिए एक जैसी न्याय प्रणाली है ना। एक इंटीग्रेटेड जुडिशियरी है हमारे देश में। इसके बाद अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन, अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट इन राज्यसभा। जो राज्यसभा है, जो अपर हाउस है, वहां पर राज्यों का कैसा प्रतिनिधित्व है? राज्यसभा में राज्यों का असमान प्रतिनिधित्व, राज्यसभा में राज्यों का असमान प्रतिनिधित्व। इट मींस व्हाट? राज्यसभा में राज्यों का असमान प्रतिनिधित्व। जैसे देखिए, जहां पर भी फेडरल सिस्टम होता है ना, फेडरल सिस्टम में क्या होता है? जो अपर हाउस है, जैसे मान लीजिए राज्यसभा है, और मान लीजिए राज्यसभा में 100 सीट है, और वहां पर मान लीजिए 20 स्टेट है। ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। कोई देश है, वहां पर मान लीजिए कि राज्यसभा हाउस ऑफ स्टेट है, और वहां पर 100 सीट है, 100 सीट है, तो मान लीजिए, और वहां पर 20 राज्य हैं, तो सभी राज्यों को इक्वली क्या दे दिया जाएगा? 5-5 सीट दे दिया जाएगा, सभी राज्यों बराबर। लेकिन जहां पर यूनिटरी सिस्टम होगा, वहां पर राज्यों का समान प्रतिनिधित्व नहीं होगा राज्यसभा। जैसे हमारे देश में ही जो राज्यसभा में राज्यों को सीटों का आवंटन दिया गया है,
वो किस आधार पर दिया गया है? अकॉर्डिंग टू देयर पॉपुलेशन। हमारे देश के अंदर राज्यसभा में जो राज्यों का प्रतिनिधित्व है वो किस बेसिस पर है कि उस राज्य की जनसंख्या कितनी है, उस राज्य का पॉपुलेशन कितना है। दैट्स व्हाई यूपी का सबसे लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, तो यूपी को राज्यसभा में सबसे ज्यादा सीटें हैं। ठीक है, क्लियर? बात समझ में? फेडरल सिस्टम का ये फीचर है गौतम जी। कहीं पर फेडरल सिस्टम है, फेडरल सिस्टम में क्या होता है, इस देश की अपनी पूरे देश का अलग नागरिकता होता है और आप जिस राज्य में रहते हैं वहां पर भी आपका अलग सिटीजनशिप होता है। दिस इज फीचर। अमेरिका के संविधान में ये फीचर है और अमेरिका का संविधान जो वो संघात्मक संविधान है, वहां पर जो जो गुण होते हैं उसके संविधान में उसे कहते हैं कि ये फेडरल फीचर का, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन का प्रॉपर्टी है। बात समझ में आ गई? और जबकि जहां पर यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन होता है वहां पर पूरे देश के लिए एक सिंगल सिटीजनशिप होता है, वहां राज्यों की कोई नागरिकता नहीं होती। राज्य में निवास प्रमाण पत्र होता है, राज्यों का डोमिसाइल हो सकता है, लेकिन राज्यों का सिटीजनशिप नहीं होता। कभी अगर आपसे पूछा जाता है आप कहां के नागरिक हैं, तो आप क्या बोलते हैं? भारत के नागरिक हैं। क्या आप बोलते हैं कभी कि हम इस राज्य के नागरिक हैं? नो। उस राज्य के निवासी आप हो सकते हैं, नागरिक कहां के होंगे? भारत के। तो यानी कि इसलिए भारत के अंदर क्या है, भारत के अंदर अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट का, किसमें? राज्यसभा में। जैसे राज्यसभा में 245 सीट्स हैं जिसमें कि 12 तो नॉमिनेटेड होते हैं, लेकिन जो 233 इलेक्टेड मेंबर्स हैं उसमें से 31 लोग कहां से आते हैं? यूपी से, बिहार से 16, इसी तरह अलग अलग राज्यों से अलग अलग मेंबर्स चुनकर आते हैं। जिनका जितना पॉपुलेशन है उसके हिसाब से वहां पर क्या होता है? मेंबर्स चुनकर आते हैं। बात समझ में आ गई? किसी को इसमें कोई दिक्कत है, परेशानी है, समस्या है तो बताइए, फिर हम लोग चलेंगे इसके आगे, अगले पॉइंट पर मूव करेंगे। हाँ जी। आगे चलें। ऐसा कोई फिक्स नहीं होता अभिषेक जी, है ना? ऐसा कोई फिक्स नहीं होता है। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन सीट ऑफ लोकसभा भी यूनिटरी होगी? नहीं, वो नहीं होगी। सर अभी एंग्लो इंडियन का कॉन्सेप्ट है या नहीं? बिल्कुल नहीं है। नागालैंड म्यांमार बॉर्डर सिटीजन हैव डुअल सिटीजनशिप। सर वहां पॉपुलेशन फ्लक्चुएट करती रहती है, तो वहां की राज्यसभा सीट कैसे डिसाइड करी गई है? नागालैंड म्यांमार बॉर्डर पे सिटीजनशिप, डुअल सिटीजनशिप है? नहीं। अगर कोई वहां पर भारत का जो नागरिक है तो वो भारत का ही नागरिक है, भारत के अलावा किसी और देश का नागरिक नहीं हो सकता, है ना? बात समझ में आई? भारत के अलावा किसी और देश का नागरिक नहीं हो सकता वहां पर कोई भी। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि नागालैंड में जो पॉपुलेशन, वहां पर क्या है कि नागालैंड का जो पॉपुलेशन है उसके अकॉर्डिंग उसको एक सीट दी जाएगी राज्यसभा के अंदर। ठीक है, क्यों नहीं ब्रेक किया गया? जब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट पढ़ेंगे अमित वहां पर बात करेंगे। यहां तक इसमें कोई किसी को दिक्कत है तो बताओ, फिर हम आगे चलते हैं। यहां तक के कॉन्सेप्ट में किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए। क्योंकि यहां पर सभी राज्यों को समान पावर नहीं है, सभी राज्यों को समान सीट नहीं दी गई है, इसलिए ये क्या है? एकात्मक प्रावधान है। बात समझ में आ गई? थर्ड वाला पॉइंट समझा दीजिए। थर्ड वाला पॉइंट मैंने लिखा है इंटीग्रेटेड जुडिशियरी। कई बार मैंने इसे क्लास में बताया है। हमारे पूरे देश में न्याय की एकीकृत व्यवस्था है, एक जैसी प्रणाली है न्याय की। ऐसा नहीं है कि यूपी में न्याय का अलग प्रणाली है, बिहार में अलग है, पंजाब में अलग है, ऐसा नहीं। पूरे देश के अंदर एक जैसी न्यायिक प्रणाली काम करती है।
कि एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से अगर आप खुश नहीं है हाई कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट में अगर आप वो होते हैं तो फिर कहां सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। राज्यसभा वाला मैंने ये बोला है कि जैसे जहां पर भी यूनिटरी सिस्टम होता है वहां पर राज्यसभा के अंदर जो सीट है, जैसे मान लीजिए 200 सीटें किसी देश के अंदर राज्यसभा, वहां पर मान लीजिए 15 स्टेट है, तो सभी राज्यों का इक्वल सीट नहीं होगा। यहां पर जहां पर यूनिटरी सिस्टम होगा वहां पर सभी राज्यों को राज्यसभा में इक्वल सीट नहीं दिया जाएगा। वो डिपेंड करेगा राज्य का क्या पॉपुलेशन है उसके आधार पर। लेकिन जहां पर फेडरल सिस्टम होगा वहां पर सभी राज्यों को राज्यसभा में इक्वल सीट दी जाएगी, बराबर सीट दी जाएगी। इसका मतलब यह है कि भारत पहले से एग्जिस्ट कर रहा था। ऐसा नहीं है कि भारत को बनाया, भारत के राज्य जो हैं भारत का, ऐसा नहीं है कि उन लोगों ने एग्रीमेंट किया और उसके बाद भारत का निर्माण हुआ। यह है इसका मतलब, ठीक है ना। मतलब कि भारत के जो राज्य हैं, भारत के राज्य में एग्रीमेंट होने के बाद भारत का निर्माण नहीं हुआ। आ गया समझ में? और भी किसी का कोई डाउट है? अब आगे चलें हम लोग। किसने कहा हैप्पी? किस किताब में पढ़ लिया आपने अभी? मैं यार, तुम लोग क्लास में नींद में रहते हो? क्लास में आप लोग नींद में रहते हैं क्या? मैंने अभी बताया कि यूपी में अलग सीटें हैं, बिहार में राज्यसभा की अलग सीट है, महाराष्ट्र में अलग है, वेस्ट बंगाल में अलग है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग सीटें हैं। और भारत में राज्यों में जो सीटों, राज्यसभा में जो राज्यों को सीटों को, राज्यों को जो सीटें आवंटित की गई है राज्यसभा में, स्टेट्स को जो सीटें अलोकेट की गई है वो किसके आधार पर? उसके पॉपुलेशन के आधार पर की गई है। कई बार मैंने कहा है पीजी, या तो क्लास में सिंसियर रहिए या फिर आराम से पहले जो कर रहे हैं वो आप कर लीजिए, बाद में आराम से आप क्लास देखिएगा। अभी राज्यसभा में सीटों की संख्या बता दे सबको राज्यसभा में, फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे। यार आप लोग को ये समझ में नहीं आ रहा, जो आपको पढ़ाना चाह रहा हूं, जो आपको बताना, अभी मैं फीचर बता रहा हूं आपका। अब मैंने यहां पर लिख दिया कि राज्यसभा में सभी राज्यों का, राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व, मतलब राज्यसभा में राज्यों का असमान प्रतिनिधित्व होता है। आप लोगों को पूरा राज्यसभा यहीं पढ़ लेना है। क्या पोर्ट ब्लेयर का क्या है बताइए अमित जी, आपको क्या पोर्ट ब्लेयर के बारे में क्या जानना है? हाँ, वो एक्सेप्शन है आयुषी, आपका जो है लोंगवा विलेज वो एक्सेप्शन है, ठीक है। सीट बढ़ाना हो तो कैसे बढ़ता है बताएंगे, जब विजय जी राज्यसभा पढ़ेंगे ना वहां पर बताएंगे कैसे सीट बढ़ता है, बढ़ाना हो तो, ठीक है। कई बच्चे यहां पर मुझे लग रहा है ना उनका बिल्कुल वो बेसिक ना, मतलब ऐसे ही उन्होंने मतलब कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ, ऐसे मतलब आ गए हैं, कुछ भी पूछ लेते हैं जस्ट। तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा ना, जाकर के आप यूपीएससी के लिए एग्जाम देने वाले हैं तो थोड़ा सा बेसिक अपना हल्का सा ना, ये भी आपको अगर नहीं पता है कि किसकी राजधानी कहाँ है, कौन भारत का हिस्सा है, कौन नहीं है, कितने राज्य हैं, कितने यूटी हैं, अगर ये भी पता नहीं है तो फिर बड़ा समस्या है आप लोगों के साथ, है ना। तो थोड़ा सा अपने ऊपर भी काम करिए। अब इसके बाद की बात करते हैं, याद रखिएगा भारत के अंदर स्ट्रॉन्ग सेंटर है। स्ट्रॉन्ग सेंटर का क्या मतलब है कि मजबूत केंद्र है। मजबूत केंद्र का मतलब क्या है कि हमारे देश के अंदर सेंटर को ज्यादा पावर दी गई है। कैसे सेंटर को ज्यादा पावर दी गई है? तो आप देख सकते हैं यूनियन लिस्ट के अंदर ज्यादा विषय है,
यूनियन लिस्ट में कितने हम लोगों ने पढ़ा? 100 विषय। इस तरह कई सारे ऐसे मामले हैं जिसमें कि केंद्र का सरकार के पास क्या दी गई है? ज्यादा शक्ति दी गई है। मजबूत केंद्र जो है यह हमारे देश के क्या है? हमारे देश का क्या है? एक यूनिटरी फीचर है। हमारे देश के संविधान का क्या है? एक एकात्मक प्रावधान है। इसी तरह जैसे हमारे संविधान में इमरजेंसी प्रोविजन है, इमरजेंसी प्रोविजन है, इमरजेंसी प्रोविजन यानी आपातकालीन प्रावधान है। यह क्या? एक यूनिटरी फीचर है, एक एकात्मक प्रावधान है। इमरजेंसी प्रावधान जो है, जैसे 3 प्रकार की इमरजेंसी की बात करी गई हमारे संविधान में, आर्टिकल 352, आर्टिकल 356, आर्टिकल 360। इसमें क्या आपका नेशनल इमरजेंसी है, नेशनल इमरजेंसी यानी राष्ट्रीय आपात है। इसमें क्या है? राष्ट्रीय आपात है। इसमें क्या है? 356 प्रेसिडेंट रूल यानी राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन है। और आर्टिकल 360 जो है ये क्या है आपका? फाइनेंशियल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी वित्तीय आपात है। देखिए, जब भी देश के अंदर कहीं पर भी अगर हमारे देश के अंदर कोई फॉरेन कंट्री के द्वारा वॉर कर दिया जाए, मतलब युद्ध शुरू कर दिया जाए, किसी विदेशी राष्ट्र के साथ हमारा युद्ध शुरू हो जाए, या फिर मान लीजिए कि कोई हमारे देश के ऊपर अटैक कर दे, या फिर किसी राज्य या भारत के किसी क्षेत्र में कहीं पर भी आर्म्ड रेबेलियन, सशस्त्र विद्रोह हो जाए, उस समय सेंटर जो है वो ज्यादा पावरफुल हो जाती है। सेंटर क्या कर सकती है? उस समय नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकती है उस क्षेत्र में, और उस क्षेत्र का पूरा पावर, पूरा का पूरा शासन अपने हाथ में ले सकती है। दूसरी बात करें, अगर किसी राज्य के अंदर कोई स्टेट है, वहां पर अगर संविधान का उल्लंघन हो रहा है, वहां पर अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो चुकी है, गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग वर्क नहीं कर रही है, तो उस समय सेंटर ज्यादा पावरफुल हो जाता है, प्रेसिडेंट रूल लगा करके वहां का सारा शासन अपने हाथ में ले लेता है। इसी तरह वित्तीय आपात, अगर हमारे देश के अंदर कहीं भी हमारे देश का अगर फाइनेंशियल जो मतलब हमारे देश में वित्तीय अस्थिरता आ जाए, किसी क्षेत्र के अंदर क्रेडिट जो है वो किसी मतलब राज्य के अंदर मान लीजिए वित्तीय अस्थिरता आ जाए, तो वहां पर क्या होता है? केंद्र सरकार क्या कर सकती है? फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा सकती है, और उस दौरान मतलब जो राज्यों के अंदर जो फाइनेंस का कंट्रोल भी किसके पास आ जाता है? सेंटर के पास आ जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये जो फीचर है ये किसका फीचर है? ये आपका यूनिटरी फीचर है। क्यों? इस दौरान भी यानी देखिए कोई भी ऐसा विशेषता जिसमें केंद्र ज्यादा शक्तिशाली, केंद्र किसके ऊपर? राज्य के ऊपर हावी हो जाए, केंद्र राज्य से ज्यादा शक्तिशाली हो जाए, उसे यूनिटरी फीचर कहेंगे। यहां पर भी आपका क्या है? केंद्र जो है ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है, यानी यही भी एक क्या है? यूनिटरी फीचर है। इसी प्रकार दोस्तों याद रखिएगा फ्लैक्सिबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान के कुछ हिस्से जो हैं फ्लैक्सिबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान का लचीलापन, यानी जो हमारा संविधान है उसका जो कुछ हिस्सा है उसको अकेले संसद क्या कर सकता है? पार्लियामेंट उसे अकेले बदल सकता है। और फ्लैक्सिबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है, फ्लैक्सिबिलिटी ऑफ जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है? वो हमारे संविधान का कैसा गुण है? वो हमारे संविधान का एकात्मक गुण है। ये पूरे नेशनल लेवल पर इंपोज किया जाता है गौतम जी, लेकिन अगर हमारे देश के किसी क्षेत्र में भी अगर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ जाए तो उस कंडीशन में भी किया जा सकता है। ठीक है गौतम, अभी तक ये इंपोज नहीं हुआ है। जब हम आएंगे फाइनेंशियल इमरजेंसी पे वी विल गो इन वेरी डिटेल, अभी बस बेसिक कॉन्सेप्ट समझिए आप। इसके बाद की बात करते हैं, याद रखेंगे अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बाय सेंटर। गवर्नर
पता है आपको, गवर्नर जो है वो राज्य की कार्यपालिका के क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। लेकिन उसको नियुक्त कौन करता है, उसको नियुक्त करता है सेंटर, यानी केंद्र के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, केंद्र के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, केंद्र के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, यह एक कैसा प्रावधान है, केंद्र के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, यह एक कैसा प्रावधान, यह एक आपका यूनिटरी फीचर है। क्योंकि गवर्नर हेड किसका होता है, स्टेट एग्जीक्यूटिव का। उसे अपॉइंट कौन करते हैं, प्रेसिडेंट। किसके सलाह पर, प्रधानमंत्री के सलाह। और यह अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बाय सेंटर, यानी राष्ट्रपति के द्वारा जो राज्यपाल की नियुक्ति होती है, यह भी एक यूनिटरी फीचर है। और यह हमने कहां से लिया है, यह हमने कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। और हमारे संविधान का आर्टिकल 155, आर्टिकल 155 कहता है कि गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑन एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। बात समझ में आ गई। इसके बाद की बात करते हैं, पहले आप इतना लिखो, फिर इसके आगे चलते हैं, अगले पॉइंट पर मूव करते हैं। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो बताइए, फिर हम लोग इसके आगे चलेंगे। क्लियर है। आर्टिकल 155, सर गवर्नर को अगर प्राइम मिनिस्टर चाहे तो चेंज कर सकता है, अपॉइंटमेंट देने के बाद भी गवर्नर को चेंज कर सकता है डेफिनेटली, जब भी चाहे तब चेंज कर सकता है। ठीक है, क्लियर। मान लीजिए एक दिन हुआ है अपॉइंट किए हुए, अगले दिन भी गवर्नर को चेंज किया जा सकता है। सर गवर्नर को अपॉइंट करते हैं, उसमें पार्टी का कोई रोल होता है क्या? डेफिनेटली होता है, लेकिन हमारा संविधान इसमें कुछ नहीं कहता। हमारा संविधान क्या कहता है गवर्नर के बारे में? वह कहता है कि गवर्नर का उम्र 35 वर्ष होना चाहिए और वो भारत का नागरिक होना चाहिए। बस इतनी सी क्वालिफिकेशन की बात है हमारे संविधान में। ठीक है, मंत्री की सहमति से नहीं, बल्कि मंत्री कैबिनेट के लिखित सलाह पर होता है। ठीक है दीपक जी। पर अगर गवर्नमेंट बदल जाता है तो गवर्नमेंट बदल जाता है ना, जैसे अभी मान लो सरकार बदल जाए केंद्र में, सब राज्य का गवर्नर भी बदल जाएगा, फटाफट बदल जाएगा सब राज्य का गवर्नर। चलो अगला याद रखना है, एक हमारे संविधान में आर्टिकल है, आर्टिकल 249। आर्टिकल 249 कहता है अगर राज्यसभा स्पेशल मेजॉरिटी यानी विशेष बहुमत, स्पेशल मेजॉरिटी यानी विशेष बहुमत से, क्या होता है अभी हम बात करेंगे, विशेष बहुमत। यानी विशेष बहुमत में भी यहां पर क्या, तो लिख लीजिएगा ब्रैकेट में 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। क्या होता है इसे अभी हम समझेंगे। प्रेजेंट एंड वोटिंग से एक रिजोल्यूशन, से एक प्रस्ताव पारित कर दे, से एक प्रस्ताव पारित कर दे कि पार्लियामेंट नेशनल इंटरेस्ट में, कि पार्लियामेंट नेशनल इंटरेस्ट में स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पर कानून बना सकती है। स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पर कानून बना सकती है, तो पार्लियामेंट को स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पर कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है। तो पार्लियामेंट को स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पर
कानून बनाने का पावर मिल जाता है। समझिएगा ध्यान से, आपको यह पता है कि यूनियन लिस्ट पर कानून बनाने का अधिकार किसे है? केंद्र सरकार को। स्टेट लिस्ट पर कानून बनाने का अधिकार किसे है? स्टेट गवर्नमेंट को। और कंकरेंट लिस्ट पर दोनों ही कानून बना सकती है। लेकिन मान लीजिए राज्यसभा, जो कि राज्यों का प्रतिनिधित्व कर रही है, हाउस ऑफ स्टेट है, वो उसका गठन हुआ राज्यों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, राज्य के हितों की रक्षा करने के लिए। जहां पर भी राज्य के शक्तियों को कम करने की बात होगी, वहां पर राज्यसभा ज्यादा पावरफुल हो जाएगी। बिना राज्यसभा के परमिशन के आप ऐसा काम नहीं कर सकते। और जब मान लीजिए अब स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पर कानून बनाने का अधिकार देना है किसे? सेंटर को, पार्लियामेंट को। और अगर राज्यसभा, आर्टिकल 249 हमारे संविधान का कहता है कि अगर राज्यसभा किससे? स्पेशल मेजोरिटी यानी 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग से अगर एक रिजोल्यूशन पास कर दे, एक प्रस्ताव पास कर दे कि पार्लियामेंट राज्य सूची के इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर नेशनल इंटरेस्ट में कानून बना सकती है, राष्ट्रीय हित में कानून बना सकती है, तो पार्लियामेंट को स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पर कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है। यानी कि इस समय अब क्या हो गया? सेंटर ज्यादा पावरफुल हो गया। सेंटर राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना रही है, लेकिन इसके लिए परमिशन कौन देगा? राज्यसभा। तो यह भी कैसा फीचर है? कि यूनिटरी फीचर है, एक एकात्मक व्यवस्था है। लेकिन आपके मन में सवाल उठेगा, सर ये 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग है क्या? जैसे मान लीजिए राज्यसभा के अंदर टोटल मेंबर है 245, लेकिन इस 245 में मान लीजिए प्रेजेंट है कितने? मात्र 200, क्योंकि सारे मेंबर तो डेली प्रेजेंट नहीं रहते हैं ना जी। जैसे आप लोग भी डेली क्लास में प्रेजेंट नहीं रहते होंगे, कभी ना कभी तो एब्सेंट करते होंगे, ठीक। तो उसी तरह राज्यसभा का स्ट्रेंथ है मान लीजिए 245, इसमें से कितने मेंबर प्रेजेंट है? मान लीजिए 200, और इसमें से सभी लोग वोट नहीं कर रहे हैं। मान लीजिए कि 180 लोग ही कह रहे हैं कि हम वोट करेंगे, बाकी 20 लोग कह रहे हैं कि हम वोट नहीं करेंगे। 180 लोग वोट कर रहे हैं, तो इसका 2/3 से ज्यादा, इसका 2/3 से ज्यादा यानी कितना हो जाएगा? 120 से ज्यादा, यानी 120 से एक भी ज्यादा अगर उस पर ओके कर देता है तो वो पास मान लिया जाएगा। लेकिन मान लीजिए पार्लियामेंट, राज्यसभा ने स्पेशल मेजोरिटी से एक प्रस्ताव पास किया और कहा कि ये जो राज्य सूची है, राज्य सूची के इस विषय पर आप कानून बनाइए, किसमें? नेशनल इंटरेस्ट में। और पार्लियामेंट ने उस सब्जेक्ट पर कानून बनाया भी, लेकिन वो कानून क्या हमेशा के लिए लागू रहेगा? याद रखिएगा नहीं। अगर आर्टिकल 249 के तहत राज्यसभा संसद को शक्ति देती है राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बनाने की, और पार्लियामेंट अगर उस विषय पर कोई कानून बनाता है, इसकी मैक्सिमम वैलिडिटी जो होती है ऐसे कानून की, वो कितनी होती है? याद रखिएगा, मैक्सिमम वैलिडिटी होती है आपकी 1 ईयर, 1 साल होती है, 1 साल से ज्यादा नहीं। यानी अगर 1 साल से बढ़ाना है तो फिर से आपको क्या करना पड़ेगा? ऐसा एक प्रस्ताव पारित करना पड़ेगा। और आर्टिकल, इसके बाद याद रखिएगा एक है आर्टिकल 249। आर्टिकल 249 हमारे संविधान का कहता है रेजिडुअरी पावर इज वेस्टेड इन सेंटर। यह आपको पहले भी बताया है, रेजिडुअरी पावर इज वेस्टेड इन सेंटर। यह चीज हमने ली कहां से है? कनाडा के संविधान से ली है। यह कहता है कि अवशिष्ट शक्तियां किसमें निहित होगी? केंद्र में निहित होगी। यानी ऐसा कोई विषय जो कि ना तो यूनियन लिस्ट में है, ना स्टेट लिस्ट में, ना कंकरेंट लिस्ट में है, ऐसे विषय को क्या कहेंगे? ऐसे विषय को हम लोग कहेंगे अवशिष्ट विषय, रेजिडुअरी सब्जेक्ट। और उस रेजिडुअरी सब्जेक्ट पर कानून बनाने का पावर किसे होगा? वो होगा केंद्र को। यह भी कैसा फीचर है? यह भी एक यूनिटरी फीचर है, क्योंकि यहां पर भी केंद्र ज्यादा शक्तिशाली है। बिल्कुल, है ना। जो समवर्ती सूची का जो कानून होता है उसे लागू करती है, भले ही केंद्र ने बनाया हो, लागू करती है कौन? स्टेट। चलिए, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो बताइए, फिर हम लोग चलते हैं। इसके बाद 2 और फीचर है, उसे हम लोग देख लेते हैं। सॉरी, आर्टिकल 248 होगा, नॉट 249, तो यहां पर है ना 248।
नॉट 249, हाँ 248 होगा, करेक्ट कर लीजिएगा उससे। नो 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 248 है, 249 तो ऊपर लिखा हो। राज्यसभा में बिल पास हो जाए और लोकसभा में पास हो जाए तो क्या उसे कैंसिल करके कर लिया इलेक्शन होगा या नहीं? तुम क्या पूछना क्या चाह रहे हो कि राज्यसभा में बिल पास हो जाए और लोकसभा में पास हो जाए तो उसे कैंसिल करने के लिए इलेक्शन, मतलब क्या कहना क्या चाह रहे हो तुम? उसका इलेक्शन से क्या मतलब है? अरे सिंपल है, अगर कोई भी बिल लोकसभा और राज्यसभा से पास हो गया तो प्रेसिडेंट के सहमति के बाद वो कानून बन जाएगा, है ना? आ गया समझ में? सर अभी अपकमिंग इलेक्शन है J&K में, तो इस केस में सिचुएशन बिगड़ा हुआ, प्रेसिडेंट रूल लगेगा या नेशनल इमरजेंसी? सर यस, हो सकता है प्रेसिडेंट रूल भी लग, लेकिन अभी जो है ना, वो जो है क्या है, यूनियन टेरिटरी है, ठीक है? अगर वहां पर सिचुएशन काफी ज्यादा वो हो गया तो लग सकता है डेफिनेटली, और वो तो ऑलरेडी सेंटर के कंट्रोल में है, ठीक है ना? अभी इसको कैंसिल कौन करता है आयुष? इसको कैंसिल कौन करता है? आप लोगों का ना अभी बिल्कुल क्या है ना, खाली दिमाग है, आपके दिमाग में कुछ भी बातें आ रही है, कुछ भी आप बोल रहे हो, कुछ भी सोच रहे हो, कोई बात नहीं है, होता है ऐसा। थोड़ा सा ना जो मैं अभी पढ़ा रहा हूं बस सिर्फ उतना पढ़िए अभी आप, अभी अपने दिमाग में कुछ भी चीजें मत लाइए, है ना? अभी जब मैं धीरे 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 पढ़ा रहा हूं, जब हम अभी आगे बढ़ते जाएंगे तो आपके दिमाग की बत्ती ना जलती जाएगी, अभी बिल्कुल खाली है दिमाग, कुछ भी आ रहा है आपके दिमाग में, है ना? अभी जैसे जैसे हम लोग बढ़ते जा रहे हैं आगे, धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे, आपके दिमाग में वैसे दिमाग की बुद्धि भी आपकी खुलती जाएगी, ठीक है? तो अभी जो आपके मन में अजीबोगरीब सवाल आ रहे हैं, जिस सवाल को कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है, वो आगे आपको समझ में आएगा जब हम लोग पढ़ेंगे ना डिफरेंट टाइप ऑफ बिल्स पार्लियामेंट के अंदर, तो आपको समझ में क्या मैं सवाल पूछ रहा था, इस सवाल का तो कोई मतलब ही नहीं है जो सवाल मैं पूछ रहा था। आयुष तो अभी आपके सवाल जो है ना, सवाल ही नल एंड वॉइड, कोई सवाल का वो मतलब ही, अर्थ ही नहीं निकल रहा है आपके सवाल का, तो समझेंगे आगे। अगला याद रखिएगा क्या होता है, जैसे पूरे देश में क्या होता है, कानून कैसे बनता है, लोकसभा से बिल पास हुआ या राज्यसभा से बिल पास हुआ, और इस दोनों सदन से बिल पास होकर के जब राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति उस पर क्या करते हैं, अपनी सहमति दे देते हैं, तो वो क्या बन जाता है, वो आपका लॉ बन जाता है, ठीक? कोई भी बिल लोकसभा से पास हुआ, राज्यसभा से पास हुआ, यानी कि संसद के दोनों सदन से पास हुआ, कहीं पर भी आए, दोनों सदन से पास होकर के राष्ट्रपति के पास गया, राष्ट्रपति ने अपना सहमति दिया, वो लॉ बन गया, ठीक? उसी प्रकार राज्यों में भी होता है। राज्य में मान लीजिए अगर विधानसभा ही है सिर्फ, तो विधानसभा से पास होकर के कहां जाएगा, गवर्नर के पास। और मान लीजिए कि 6 राज्य हैं जहां पर विधानसभा के साथ साथ क्या है, विधान परिषद भी है ना? विधान परिषद भी है, विधान परिषद भी है, तो मान लीजिए दोनों सदन से पास होकर के लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों से पास होकर के गवर्नर के पास जाएगा, राज्यपाल के पास जाएगा। तो यहां पर क्या होता है, जैसे देखिए यहां पर राष्ट्रपति के पास कई सारे ऑप्शंस होते हैं। एक तो राष्ट्रपति अपनी सहमति दे दे तो कानून बन जाएगा, राष्ट्रपति क्या करे, अपनी सहमति देने से मना कर दे, रिजेक्ट कर दे, तो वो बिल वहीं पर समाप्त हो जाएगा, उस बिल का फिर कोई मतलब नहीं रहेगा। और तीसरा राष्ट्रपति के पास ऑप्शन होता है कि राष्ट्रपति उस बिल को वापस भेज सकते हैं संसद के पास, किसके लिए, पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं। लेकिन मान लीजिए वापस पुनर्विचार के बाद वापस भेजा पुनर्विचार के लिए, लेकिन पुनर्विचार के बाद भी सेम वैसा ही बिल वापस आ गया राष्ट्रपति के पास, तो राष्ट्रपति को उस पर अपनी सहमति देनी पड़ेगी, ठीक? यानी कि राष्ट्रपति को उस पर अपना क्या करना पड़ेगा, सहमति देना पड़ेगा। यह राष्ट्रपति के पास ऑप्शन है। इसी तरह गवर्नर के पास जब कोई बिल जाता है तो गवर्नर के पास क्या होता है, गवर्नर के पास क्या क्या ऑप्शन होता है। गवर्नर उस पर अपनी सहमति दे सकते हैं, गवर्नर उसे रिजेक्ट कर सकते हैं,
गवर्नर क्या कर सकते हैं, उसे पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं। लेकिन गवर्नर के पास एक और ऑप्शन होता है, गवर्नर के पास राज्य विधानमंडल के द्वारा कोई भी बिल पास करके आए, गवर्नर क्या करते हैं, किसी भी बिल को राष्ट्रपति के विचारार्थ यानी राष्ट्रपति के कंसिडरेशन के लिए रिजर्व रख सकते हैं। राष्ट्रपति के विचार के लिए क्या कर सकते हैं, रिजर्व रख सकते हैं वो किसी भी बिल को। ठीक, तो यानी कि यहां पर हमारे संविधान में एक आर्टिकल 200 है, आर्टिकल 200, और ये कहता है गवर्नर के द्वारा किसी भी राज्य विधानमंडल के द्वारा, गवर्नर के द्वारा स्टेट लेजिस्लेचर के, गवर्नर के द्वारा स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा पास किए गए किसी बिल को, पास किए गए किसी बिल को, पास किए गए किसी बिल को प्रेसिडेंट के लिए सुरक्षित रखना, प्रेसिडेंट के लिए सुरक्षित रखना। यानी कि इस मामले में भी कौन, सेंटर ज्यादा पावरफुल हो गया, इस मामले में भी कौन ज्यादा पावरफुल हो गया, सेंटर ज्यादा पावरफुल हो गया, सुरक्षित रखना। यह भी आपका क्या है, यूनिटरी फीचर है। यानी कि गवर्नर राज्य विधानमंडल के द्वारा पास किए गए किसी भी बिल को किसके लिए रिजर्व रख सकते हैं, प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व रख सकते हैं, राष्ट्रपति के लिए रिजर्व रख सकते हैं। यानी कि बिल है किसका, राज्य सरकार का, लेकिन अब वो किसके सहमति के बाद कानून बन रहा है, राष्ट्रपति के सहमति यानी सेंटर के सहमति के बाद कानून बन रहा है। ये भी कैसा फीचर है, ये भी एक यूनिटरी फीचर है, याद रखेंगे। क्योंकि यहां पर अब स्टेट का जो कानून है, स्टेट के बिल पर कानून को किसके अनुमति के बाद बनेगा, सेंटर की अनुमति के बाद बनेगा। ये भी एक यूनिटरी फीचर है। और इसके बाद है, याद रखिएगा, एक और आर्टिकल 312। आर्टिकल 312 बात करता है किसकी, ऑल इंडिया सर्विसेज की, ऑल इंडिया सर्विसेज की यानी अखिल भारतीय सेवाओं की, अखिल भारतीय सेवाओं की, अखिल भारतीय सेवा की बात की गई है इसमें। और इसमें क्या है, कौन कौन से सर्विसेज आती हैं, आईएएस आता है, आईपीएस आता है, और यहां पर आता है आईएफओएस। आईएफओएस का मतलब है इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज है। क्या है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज है। आईएफओएस यानी क्या है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज है, भारतीय वन सेवा है। ठीक, और याद रखिएगा, किसी भी अगर मान लीजिए नई ऑल इंडिया सर्विसेज का गठन करना हो, ऐसे किसी भी नई ऑल इंडिया सर्विसेज का गठन नहीं हो सकता। इसके लिए वही राज्यसभा क्या करेगी, पहले राज्यसभा 2/3 बहुमत से, 2/3 बहुमत से, स्पेशल मेजॉरिटी से एक बिल पास करेगी, एक प्रस्ताव पास करेगी, तब जाकर के किसी नई ऑल इंडिया सर्विसेज का गठन हो सकता है, अन्यथा किसी नई ऑल इंडिया सर्विसेज का गठन नहीं। यहां पर भी यानी क्या है, यहां पर भी जो है, याद रखिएगा, किसी नई ऑल इंडिया सर्विसेज का गठन कैसे हो सकता है, राज्यसभा के परमिशन के बाद कौन कर सकती है, पार्लियामेंट कर सकती है, किसी ऑल इंडिया सर्विसेज को अबॉलिश कर सकती है। ये भी आपका क्या है, ये भी आपका एक यूनिटरी फीचर है। यहां पर भी सेंटर जो है आपका क्या है, ज्यादा पावरफुल है। आर्टिकल 200 ये कहता है निखिल, आर्टिकल 200 कहता है कि गवर्नर के द्वारा राज्य विधानमंडल से पास किया गया कोई बिल अगर राज्यपाल के पास भेजा जाता है, तो राज्यपाल उस बिल पर सहमति दे सकते हैं, राज्यपाल उस बिल को रिजेक्ट कर सकते हैं, राज्यपाल उस बिल को विधानमंडल के पास पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं, या फिर राज्यपाल उस बिल को क्या कर सकते हैं, राज्यपाल उस बिल को राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख सकते हैं। क्लियर? नहीं, स्टेट पीसीएस सेंटर के अंदर नहीं आता। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो बताइए। यहां पर हमारा यूनिटरी एंड फेडरल फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन खत्म हो गया। अब हम लोग बात करेंगे भारत का संवैधानिक विकास या फिर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो बताइए। स्टेट का यहां पर कोई रोल नहीं होता है ना अमित? और किसी का कोई डाउट है? किसी नई ऑल इंडिया सर्विसेज का गठन जो है वो कौन करती है? वो करती है पार्लियामेंट। लेकिन पार्लियामेंट को उसके लिए परमिट कौन करेगा? राज्यसभा। ठीक है,
IRS ये ऑल इंडिया सर्विसेज में नहीं आता है राज्य। हाँ, अखिल भारतीय सेवा में 3 ही सेवाएं आती है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, इंडियन पुलिस सर्विसेज और इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, जिसमें पूरे देश में एक रूपता की आवश्यकता होती है। ठीक है ना, आगे मूव करें। और ये जो ऑल इंडिया सर्विसेज के ऑफिसर्स जो होता है ना, ये IAS हो गए, IPS हो गए, IFOS हो गए, इनके ऑफिसर्स को रिक्रूट करता है सेंटर, अपॉइंट करता है सेंटर। यूज किसके द्वारा किया जाता है? स्टेट के द्वारा। इसे स्टेट गवर्नमेंट डिसमिस भी नहीं कर सकती है ना। इसे जब भी चाहे सेंटर अपने पास क्या कर सकते हैं? बुला सकते हैं। मान लीजिए कोई डीएम है, समझिएगा ध्यान से, कोई डीएम है, कोई एसपी है, वो अगर किसी राज्य सरकार का ज्यादा खास हो गया और उस राज्य में मान लीजिए सेंटर किसी और पार्टी की सरकार है, जैसे मान लीजिए कोई डीएम है, कोई एसपी है, वो किसी सीएम का बहुत खास हो गया और उस राज्य में सेंटर में अलग सरकार, उस राज्य में अलग सरकार, केंद्र सरकार उसके तुरंत क्या करेगा? उससे कहेगा चलो भाई आ जाओ, सेंटर पे आ जाओ, तुम डिप्यूटेशन में आ जाओ, तो तुरंत उसको क्या करेगा? ट्रांसफर करके किसी और मतलब उसमें सेंटर में बुला लेगा, चलो आप मिनिस्ट्री में आके बैठो, यहाँ पे बहुत तुम खास बन रहे थे वहां के सीएम के। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट टॉपिक कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। हाँ, डिफेंस प्रेसिडेंट के अंदर आते। सर अगर कोई भी आर्टिकल सेंटर की पावर को शो कर रहा, आ गया समझ में? चलिए अब हम लोग बात करते हैं भारत का संवैधानिक विकास, या इसी को हम लोग बोलते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। भारत का संवैधानिक विकास या फिर इसी को बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। भारत का संवैधानिक विकास या फिर इसी को बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। अभी आपको सवाल भी कराएंगे लास्ट में, चिंता मत करिए। यहां पर देखिए हम लोग 2 फेज में पढ़ने वाले हैं। पहला फेज 1, जिसमें हम लोग बात करेंगे कंपनी के रूल की। कंपनी के रूल के दौरान कौन कौन से, यानी कंपनी के शासन के दौरान कौन कौन से कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ है। ठीक है, बिल्कुल कर सकता है भाई, सब कर सकता है। प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, हम लोग प्रेसिडेंट पे आएंगे, डिस्कस करेंगे। आप लोगों के अंदर बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी है ना, अच्छी बात है, लेकिन आपको अभी उसको ना थोड़ा अपने पास दबा कर रखिए। हम हर एक चीज को बताएंगे। अभी हम लोग बिल्कुल बेसिक से अब चल रहे हैं, हम लोग टॉपिक के अंदर अभी हम लोग इंटर कर रहे हैं। जब हम लोग उस पर्टिकुलर टॉपिक पे आएंगे, इतना डिटेल में पढ़ाएंगे आपको, आप कहेंगे बस सर रहने दो, है ना। आप लोगों के अंदर क्या है ना, आप लोग ये चाहते हैं कि सर एक ही दिन में पूरा पॉलिटी हमारे दिमाग में घुसा दीजिए, है ना, एक ही दिन में पूरा पॉलिटी हमें समझा दीजिए। इट इज नॉट पॉसिबल। एक ही दिन में पूरा पॉलिटी आपके दिमाग में नहीं जा सकता, उसके लिए टाइम लगेगा, धीरे 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 धीरे, है ना। तो सीखने के लिए समय देना पड़ता है, थोड़ा सा समय दीजिए अपने आप को, एक एक चीज समझेंगे। प्राइवेट बिल पहले क्या होता है आपको पता है? यस, जानते हैं आप प्राइवेट बिल क्या होता है? बताइए थोड़ा सा आप, प्राइवेट बिल के क्या क्या फीचर्स होते हैं आप हमें बताइए पहले। आपको पता है क्या प्राइवेट बिल और गवर्नमेंट बिल में क्या क्या डिफरेंस है? प्राइवेट बिल किसे इंट्रोड्यूस करता है, कब इंट्रोड्यूस करता है, कौन करता है? बताइए, अगर आप बता देंगे अभी आप हमें, तो मैं आपको पूरा बता दूंगा कि कैसे क्या कर सकते हैं, राष्ट्रपति नहीं कर सकते। तो पहले हम जब आएंगे प्राइवेट बिल पढ़ेंगे, प्राइवेट बिल क्या है, गवर्नमेंट बिल क्या है, दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, सब बात करेंगे। हम लोग बात करते हैं यहां पर फेज 1 में देखेंगे कंपनी के रूल के दौरान कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ, और फेज 2 में देखेंगे
क्राउन रूल, यानी कि क्राउन का शासन जब था, यानी ब्रिटिश क्राउन के हाथ में जब शासन चला गया, तो उस दौरान कौन कौन से डेवलपमेंट हुए। इसमें जो हम लोग कानून देखने वाले हैं, कंपनी रूल के दौरान जो कानून बना, जिसके जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे, सबसे पहला कानून बना था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। क्या क्या था इस कानून का प्रावधान, हम लोग बात करेंगे। दूसरा था पिट्स इंडिया एक्ट, क्योंकि इस समय इसका नाम ही है पिट्स इंडिया एक्ट, क्योंकि इस समय ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे विलियम पिट्स। ये कब आता है, 1784। थर्ड याद रखिएगा चार्टर एक्ट। इसके बाद टोटल 4 चार्टर एक्ट आता है। चार्टर एक्ट 1793, फिर इसके बाद आता है चार्टर एक्ट 1813। ये सब एक्ट को एक एक करके हम लोगों को पढ़ना है। 1813, फिर हम लोग पढ़ेंगे चार्टर एक्ट 1833, फिर हम लोग पढ़ेंगे चार्टर एक्ट 1853। ठीक, इसके बाद हम लोग बात करेंगे फेज 2 में क्या होता है। फेज 2 में क्या होता है, 1857 का रिवॉल्ट होता है। 1857 के रिवॉल्ट के बाद जो आपका ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल है वो किसके पास चला जाता है, क्राउन के पास चला जाता है। वहां पर हम लोग बात करेंगे क्राउन के पास जब शासन चला जाता है तो वहां पर क्या क्या होता है उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। और क्राउन के पास जब शासन जाता है वहां पर याद रखिएगा फिर से फिर से कई सारे कानून बनते हैं। यहां पर सबसे पहला कानून जो हम लोग पढ़ेंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, भारत शासन अधिनियम, हिंदी में लिख लीजिएगा भारत शासन अधिनियम 1858। इसके बाद यहां पर दूसरा कानून हम लोग पढ़ेंगे इंडियन काउंसिल एक्ट, भारत परिषद अधिनियम, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, भारत परिषद अधिनियम 1861। तीसरा हम लोग पढ़ेंगे इंडियन काउंसिल एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। फिर इसके बाद हम लोग चौथा कानून यहां पर पढ़ेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से भी जानते हैं, भारत शासन अधिनियम 1909। इसके बाद हम लोग बात करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म भी बोलते हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जो कि हमारे संविधान का सबसे मेजर सोर्स है। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, जिसके तहत भारत जो है वो क्या होता है, भारत और पाकिस्तान क्या होता है, आजाद होता है और एक अलग अलग क्या होता है, एक राष्ट्र बनता है, स्वतंत्र राष्ट्र बनता है, जिसके तहत उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक, क्लियर है यहां तक। अब कल जो है ना, कल हम लोग पढ़ेंगे इन 5 कानून के बारे में पहले, और फिर 5-6 कानून है तो इस कानून के बारे में हम लोग कल बात करेंगे। फिर उसके बाद उसके आगे हम लोग इन कानून की बात करेंगे। ठीक है, एक एक करके इसे हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब हम लोग बात करते हैं, आज हम अब 2 ही सवाल करेंगे कि क्योंकि टोटल मैंने 5 सवाल आज के सेशन में रखे थे, लेकिन अभी हम उस टॉपिक को पढ़ा नहीं है हमने, तो जो टॉपिक हम लोगों ने पढ़ रखा है उससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको अभी करवा देता हूं। ठीक है, अभी उससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं करवा देता हूं आपको, बाकी का जो क्वेश्चन है वो हम आपको कराएंगे। तो 2 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं और उसके बाद चलते हैं। कल हम लोग पहले देखेंगे रेगुलेटिंग एक्ट, फिर पिट्स इंडिया एक्ट देखेंगे। कल ये 5-6 एक्ट जो है इसे हम लोग कल कवर करेंगे। यहां पर एक क्वेश्चन है, पढ़िए इसको। और आप लोग ना क्लास 11 के अंदर 2 पॉलिटिकल साइंस का बुक है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि क्लास 11 के जो दोनों पॉलिटिकल साइंस के बुक हैं एनसीईआरटी के, है ना, आप लोग उसे क्या करिए, पढ़िए जाकर। ठीक है, शुरू से उसे पढ़ना शुरू करिए।
यहां पर देखिए ये क्वेश्चन जो है सिविल सर्विसेज में 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या हो जाएगा, कह रहा है कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बाय डेफिनेशन इज ए, और बताया हुआ है ना आप लोगों को कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का मतलब ही क्या होता है, मल्टी पार्टी गवर्नमेंट। मतलब तुम लोगों का दिमाग है कि क्या है जी, दिमाग में मतलब सेरेब्रम नाम का चीज है, ये पूरा सेरेब्रम खाली है। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का मतलब क्या, ऐसा गवर्नमेंट जो क्या हो, लिमिटेड हो। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ही क्या है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो क्या करे, लिमिट करे, सरकार की शक्तियों को सीमित करे। बात समझ में आ रही है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का मतलब क्या हो गया, लिमिटेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो उसमें सरकार की शक्तियां क्या हो, सीमित हो। आई बात समझ में। तो आप लोग पता नहीं गवर्नमेंट, भाई ये मैंने कब बता दिया ये सब, बताइए, कहीं लिखाया है ऐसा। अगला क्वेश्चन है, देखिए सेम इसी तरह का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इज वन विच, ये देखिए यूपीएससी में 2014 में पूछा गया क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि प्लेसेस इफेक्टिव रेस्ट्रिक्शंस ऑन इंडिविजुअल लिबर्टी इन द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट अथॉरिटी, और प्लेसेस इफेक्टिव रेस्ट्रिक्शंस ऑन अथॉरिटी ऑफ द स्टेट इन द इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी। जो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट में किसकी शक्तियां सीमित की जाती है, सरकार की शक्तियों को सीमित किया जाता है, ताकि सरकार नागरिकों के लिए कोई मतलब खास निर्णय नहीं ले सके। यानी कि यहां पर क्या होता है, प्लेसेस इफेक्टिव रेस्ट्रिक्शंस ऑन अथॉरिटी ऑफ स्टेट इन इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी, ये वाला सही है, ये वाला सही नहीं। ठीक, यानी कि इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, 2 ओनली इज द राइट आंसर। समझ में आ रहा है कैसे सवाल बनते हैं। कल की क्लास में हम लोग देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया से कैसे कैसे सवाल पूछे गए हैं। साथ ही साथ कल आपको यह भी बताएंगे कि जो यूनिटरी और फेडरल सिस्टम से कैसे कैसे और सवाल बनते हैं, उसकी भी ये बात हम लोग करेंगे। फंडामेंटल ड्यूटी से सिटीजनशिप पे भी रेस्ट्रिक्शन लगते हैं ना सर। देखिए फंडामेंटल ड्यूटी जो मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट की बात हो रही है यहां पर, कॉन्स्टिट्यूशन की। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का मतलब क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल यहां पर सवाल क्या कह रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कह रहा। बात समझ में आई। कार्यपालिका के अध्यक्ष और न्यायपालिका के अध्यक्ष निजी भेंट मुलाकात कर सकते हैं, इन दोनों संस्थानों पर कोई बाध्यता है, इससे रिलेटेड कानून कोई बना है कि मिल सकते हैं कि नहीं मिल सकते हैं। देखिए पर्सनल मीट में ऐसा कोई वो नहीं है ना, अब उसके मीटिंग का क्या एजेंडा है, क्या पर्पस है ना। पर्सनल मीटिंग नॉर्मली अगर है, सामान्य है तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन हमारा जो संविधान है, उस संविधान में आर्टिकल 50 बात करता है सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव की, कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक्करण की। जब हम जुडिशियरी में आएंगे वहां पर इसके बारे में डिटेल में एनालिसिस करेंगे। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? क्लियर? और किसी का कोई डाउट है तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे के मुद्दों को डिस्कस करेंगे। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए। Yes, Siddharth, when we will discuss Article 21, we will discuss right to food, right to shelter, right to internet, right to speedy trial, है ना। और भी कई सारी चीजें हैं, right to health, okay, right to sleep, कई सारे, right to privacy, है ना। मतलब काफी डाइवर्सिफाइड है जो हमारा आर्टिकल 21 है ना, वो काफी डाइवर्स है। सबसे ज्यादा जो मतलब इन्फ्लुएंस्ड
राइट हैं वो उसी आर्टिकल 21 के अंदर है, हम लोग उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। सेकेंड वाला पॉइंट एक्सप्लेन कर दीजिए। सेकेंड वाला पॉइंट ये है प्लेसेस इफेक्टिव रेस्ट्रिक्शंस, यानी जो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट होता है वो क्या करता है, सरकार के ऊपर जो स्टेट की अथॉरिटी होती है उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाता है। किसके इंटरेस्ट में, इंडिविजुअल्स की लिबर्टी के स्टेट, मतलब जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, जो लोगों की स्वतंत्रता है, उसके इंटरेस्ट में, उसके हित में। हाँ, अगर सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन होता देन यू कैन से डेफिनेटली। बात समझ में आ गई? चलिए बाकी मिलते हैं आपसे हम कल की क्लास में इसके आगे के मुद्दों के साथ। चलिए ठीक है, तो मिलते हैं आपसे हम कल की क्लास में इसके आगे के मुद्दों के साथ। तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू।